सुनने वाली हमारे सभी सखियों, सहेलियों और सखा भाइयों को जो कार्यक्रम सखी सहेली सुन रहे उन्हें, और सोनाली आपको दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार। दीपा आपको और सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। बिल्कुल भाई, बहुत बहुत नमस्कार। और ये बदलते मौसम में अपना सब खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, और घर का भी ध्यान रख रहे होंगे। और इस बारिश में बहुत सारी बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है जो हम इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे। एक हमारे सखी ने लिखा है कि सोशल मीडिया, न्यूज, समाचार पत्रों से मुंबई की बारिश के हालचाल दिख रहे हैं और इसके बाद भी सही समय पर आप सभी का प्रोग्राम पेश करना, अपने कार्य के प्रति निष्ठा बहुत बड़ी बात है। भगवान से दुआ है आप सब अपने सुरक्षित रहें और अपने कार्य करते रहें। ऐसे कोई जब हमारी परवाह करता है तो कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम भी तो अपने वादे पे हमें उतरना होता है, सही खरा बनना पड़ता है। और हमारे श्रोता भाई बहन भी वो इतनी बड़ी ही शिद्दत के साथ में इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखते हैं तो इतना आनंद होता है ना, ऐसा लगता है कि सभी हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और हमसे बतिया रहे हैं इन मैसेजेस के माध्यम से। बिल्कुल सही कहा। और देखो ना, इस हमारा तभी तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खूब सारी जानकारियां लेकर आए, मनोरंजक गीत लाएं और कुछ खट्टी मीठी बातें भी हों, है ना। और जैसे बारिश का मौसम है, झमाझम बारिश पूरे भारतवर्ष में हो रही है और जहां नहीं हो रही है तो बस हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से वहां भी बारिश हो जाए, बस बारिश संतुलन में हो जी। उसके लिए जो है सड़क यातायात और बारिश, यानी ये देखिए ना, इन दिनों कितनी सारी दुर्घटनाएं हो रही है सड़क यातायात की, कि कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं बारिश के मौसम में। तो किस तरह से हमें ध्यान रखना है, इस विषय पर उपयोगी टिप्स ये हमारे श्रोता भाई बहन इनने बहुत सारे लिखकर भेजे हैं, हम भी बताएंगे। बिल्कुल, हाँ। और फिर क्या होता है जब स्कूल में छुट्टियां हो जाती बहुत बारिश की वजह से। पिछले कुछ दिनों में हमने मुंबई में देखा, आपके शहर में भी ऐसा कुछ हुआ हो तो जरूर बताइएगा। स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां हो जाती हैं और फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए एक रिक्वेस्ट सरकार की तरफ से भी आती है कि अपील होती है कि भाई जो जहां है वहीं रहें। और फिर ऐसे में बच्चों की जिद, जो घर में रहते हैं तो उनके शुरू हो जाते हैं, आज हम स्कूल नहीं गए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करके दो, हमें वो करके दो। ये सारी तो जो चीजें हैं ना, इस तरह के सीन बहुत सारे घरों में हुआ करते होंगे, दिखते हैं ऐसे सीन। और होता यूं है कि अगर हम काम में लगे हुए हैं, हम उलझे हुए हैं, बच्चे ने जिद की कि भाई आज मम्मी हमें पास्ता बना दीजिए, तो मैंने जब काम में रहते तो हमने कहा ठीक है भाई, पास्ता बोल रहा है तो बना देंगे। पर तब हम ऐसे ही उनसे वादा कर देते कि हाँ बना देंगे, पर पास्ता बनाने के लिए घर में सामग्री भी चाहिए। बिल्कुल। फिर अगर हमने पास्ता नहीं बना दिया तो फिर बच्चे जो है ना सारा घर सर पे ले लेते हैं। हाँ। और उनकी जिद के आगे पेरेंट्स जो होते हैं हतबल हो जाते हैं। हम कई बार उसमें ऐसे उनको एक बात उनकी इधर उधर करने के लिए उनका ध्यान यहाँ वहाँ भटक जाए तो हम कहते हैं अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं मेरे पास है ना, मेरा गुल्लक उसमें से निकाल लीजिए आप। इस तरह से भी कहते हैं बच्चे। तो यानी गुल्लक हमारे बचपन का मनी बैंक, या यूं कह लीजिए बड़े होने के बाद भी अगर घर में गुल्लक होना तो एक अलग ही प्रसन्नता रहती है कि जो कुछ भी इधर उधर घर में चिल्लर पैसे, कुछ रुपए इधर पड़े हुए हैं तो हम झट से उसमें डाल देते हैं, तो हमें भी एक सुकून लगता है कि चलो हमारे पास इसमें तो बचत है। भले ही बड़े बड़े हमारे बचत खाते होंगे और बड़े बड़े हमारे एफडीज होंगे, पर ये जो छोटा सा गुल्लक होता है ना, ये बड़ा ही मासूमियत भरा होता है। बिल्कुल। और एक सुकून सा देता है कि अगर कभी अचानक से कुछ छुट्टे पैसों की जरूरत पड़ गई तो हमारे पास गुल्लक है ना। और इसी साथ में ये भी है कि हम जब बहुत सारी बातें होती घर में बैठे हैं तो कई सारी बातें निकलती, क्योंकि बरसात के दिन अक्सर बाहर जाना हो नहीं पाता, बातें बहुत सारी निकलती हैं। और कभी हम किसी की जद्दोजहद की बातें करते हैं, किसी की कोई प्रेरणा स्रोत कहानी के बारे में जिक्र निकल जाता है। तो आज के दिन हम कहानी पद्मश्री के खंड में बात करेंगे कुछ इसी तरह मंजमा जोगथी की, जिनके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखे हैं और हम सारे श्रोताओं को उनके जीवन से जुड़ी कितनी परेशानियां थी और उसके बाद में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। पर अब क्या करना है दीपा? देखो अब मैं क्या कर रही हूँ। भली
भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। कौन है वो दिलरुबा, अरे कहो ना हमसे जरा। हाँ, ओए लो ना 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 ना, ओए 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 तुम हो ओ दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या हुई मेरे भी जिया की चोरी। अच्छा अरे हाँ, उस चोर की शक्ल है गोरी। तो क्या हुआ? हो गया मिलना बहुत जरूरी। चल पगली। फिर सुनो तो आगे हमारी दिल की मजबूरी। तो वो जो मेरे करीब आया, ओहो, मेरे तन पे पड़ा जो साया, फिर क्या हुआ? यूं समझो ना गले लगाया। ची ची ची, तब से सोती हूँ जागती हूँ लेके उसका नाम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। ओए 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 लो, ला 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 ला, ओए ओए ओए, आउच, तुम हो वो दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। हाय मुश्किल है मेरा भी जीना, सोचूं तो आता है पसीना। बाप रे। कल मैंने देखी अजब हसीना, प्यार में उसके धड़के मेरा दिल, जलता है सीना धक धक धक। पास वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों खफा खफा से। हाय मर जाऊं। हम भी थे एक नजर के प्यासे, क्यों नहीं। दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। हाँ, ओए लो ना 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 ना, ओह ओह तुम हो ओ दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। हाँ, ओए लो ला 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 ला, हाँ, तुम हो ओ दिलरुबा। ओए लो ला 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 ला, सोनाली, कहाँ खो गई तुम? मैं खो गई थी हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ने में। देख रही थी मैं कि बहुत सारे संदेश आए हैं और तुम छाट रही हो कि कौन ज्यादा से ज्यादा हम संदेश शामिल कर सके अपने कार्यक्रम में। क्योंकि हमारे श्रोता जो होते हैं ना, इतनी मेहनत से कमेंट्स लिखते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज है कि उनके कमेंट्स शामिल करना बहुत जरूरी है। और बहुत सुंदर लिखते हैं हमारे श्रोता। जी, ये बात तो
16 आने सच है। और अब ये कि कहानी उनकी, जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलें, परेशानियां, हालात बहुत दिक्कतों भरे देखे, उनके बारे में। ये एक महिला जिन्होंने दर दर भटकने के दिनों को देखने से लेकर राज्य के लोक कलाओं के प्रतिष्ठित संस्था के प्रमुख बनने तक की उनकी ये कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंजम्मा जोगथी की, उनके असाधारण जीवन की कहानी, जो कि आज स्कूली पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन गई है। बेल्लारी के पास कल्लूकंबा गांव में मंजूनाथ शेट्टी के रूप में जन्मी मंजम्मा ने अपने जीवन में अकल्पनीय पीड़ा झेली है। दीपा, ये तब शुरू हुआ जब किशोरावस्था में ही मंजूनाथ ने खुद को एक महिला के रूप में पहचानना शुरू किया। वे कहती है कि जब मैं 15 साल की हुई तब मैंने एक महिला के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह से अपना लिया था, और परिवार वाले उनके भीतर हो रहे इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए और एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया, क्योंकि वे तृतीय पंथी थी। अकेलापन और भीषण गरीबी के दिन झेलती रही मंजम्मा। इसी दौरान एक दिन उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। दावणगेरे के पास एक बस स्टैंड पर उन्होंने अपने पिता पुत्र की जोड़ी को देखा, और जो पिता ने लोकगीत गाए और पुत्र ने अपने सिर पर लोहे का बर्तन रखकर नृत्य किया। उन दोनों को और उस दिन को याद करते हुए मंजम्मा बताती हैं कि यह जोगप्पा समुदाय का एक लोक नृत्य था, और मैं हमेशा से ही इस नृत्य से मोहित रहती थी। इसलिए मैं वो पिता जो ये कर रहे थे बस स्टैंड पे, ये वाली कला, वो उनके पास गई और उनसे पूछा कि क्या वे मुझे ये नाच जो है, ये नृत्य है, इसे सिखाएंगे। खुशी की बात ये है कि वे मान गए। फिर क्या होने लगा कि मंजम्मा हर दिन उनकी कुटिया में जाती और ये नृत्य सीखती। तो जो घड़ा, जो उनकी भाषा में, उनकी वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में जिसे चोम्बू कहते हैं, उसको संतुलन करना, कभी कभी तो किसी देवता की मूर्ति को भी सिर पर रखकर सुंदर नृत्य करना बहुत रोमांचक उन्हें लगता था। और उस समय मंजम्मा को ये नहीं पता था कि ये कला उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तनकारी बदलाव लाएगी। एक साथी जोगप्पा ने उन्हें उस समय के लिए प्रसिद्ध लोक कलाकार कालव्वा से मिलवाया। वे याद करते हुए बताती है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब कालव्वा ने मुझे अपने सामने नृत्य करने के लिए कहा था, जिसे आप ऑडिशन कह सकते हैं। उन्होंने किसी से मेरे चेहरे पर मेकअप करवाया। मुझे याद है कि मैंने आईने में देखकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, ये उनका कहना था, और मैं बहुत सांवली थी और इस मेकअप ने मुझे गोरा और सुंदर बना दिया। मैंने कालव्वा के गायन पर नृत्य किया और बस बात खत्म। जल्दी ही वे मुझे नाटकों में छोटी छोटी भूमिकाओं के लिए बुलाने लगे, फिर बड़ी भूमिकाओं के लिए भी उन्हें बुलाने लगे। जी, और इसके बाद रंगमंच और नृत्य ने उनके जीवन को व्यस्त कर दिया। वे आगे बताती हैं कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे असली रूप को खोज निकाला हो और मुझे मंच पर आजाद कर दिया हो। मंजम्मा जो कल्लव्वा जोगथी के नृत्य समूह में स्थायी एक नृत्यकी बन गई थी और हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने लगी। कल्लव्वा की मृत्यु के बाद मंजम्मा ने मंडली का कार्यभार संभाला और नृत्य को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। जोगती नृत्य, जिसे आज इसी नाम से जाना जाता है, अपनी पहचान और लोकप्रियता का श्रेय काफी हद तक उन्हें ही देता है। एक विशिष्ट जोगती नर्तकी लेट कर केवल मुंह से फर्श से सिक्के उठाने और सिर पर घड़ा संतुलित करने जैसे कर्तव्यों में भी माहिर होती है। यानी शरीर इतना फ्लेक्सिबल चाहिए, है ना? बिल्कुल, और संतुलन कितना ज्यादा चाहिए, बहुत जरूरी है। और मंजम्मा को 2010 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनकी जीवन कहानी हावेरी जिले के कर्नाटक लोक विश्वविद्यालय में स्कूली पाठ्यक्रम और कला स्नातक पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है। वो आगे कहती हैं इंटरव्यू में कि मेरे लिए कला ही ईश्वर है। इसने मेरे भूखे पेट को भरा, ये हर दिन मेरी आत्मा को तृप्त करती है और जब मेरा कोई सहारा नहीं था तब इसने मेरा साथ दिया। और वर्ष 2021 में उन्हें भारत गणराज्य के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें पहले कर्नाटक जनपद अकादमी के सदस्य के रूप में और बाद में राज्य सरकार द्वारा उसी संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसी तरह वे राज्य में प्रदर्शन कला के शीर्ष संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली तृतीय पंथी महिला बनी है। कितनी बड़ी बात है ना दीपा? बहुत बड़ी बात। और ये वे कहती हैं कि उनकी ये चाहत है कि जोगती नृत्य को एक विशिष्ट लोक नृत्य शैली के रूप में मान्यता मिले। इसे केवल जोगप्पाओं द्वारा ही प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। वो कहती हैं कि बच्चों को भी
अन्य नृत्य शैलियों की तरह ये नृत्य शैली सिखाई जानी चाहिए। और एक इंटरव्यू में अपने बीते दिनों को याद करते हुए बताती है कि जब कर्नाटक जनपद अकादमी का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो राज्य में लोक कलाओं को बढ़ावा देने वाला विभाग है, उस दिन उनका फोन लगातार बज रहा था। वो सारा ध्यान, प्यार और सराहना मुझे अभिभूत कर रही थी। मंजम्मा आंसू रोकते हुए कहती है कि मैंने अपना पूरा जीवन इसी स्वीकृति और प्यार के लिए तरसते हुए बिताया। यानी कितना संघर्ष था उनके जीवन में। बिल्कुल, जब परिवार आपको छोड़ देता है, अकेलापन आपका साथी बन जाता है, ऐसे में जब कहीं से भी प्यार, दुलार, अपनापन मिलता है ना, तो वो इंसान के दिल पर क्या बीतती होगी ये सोचने, मतलब हमारी सोच से भी बाहर है। और ऐसा होता है ना कि आम इंसान जो होते हैं ना, हर बार हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हमारा तो नसीब ही खराब है। पर देखिए ना, उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों के बाद जी एक पद्मश्री तक पहुंच गई। यानी कितनी बड़े, कितना संघर्ष होगा उनके जीवन में। ये बात तो बिल्कुल सही है। बातें बहुत सारी गंभीर हो गई है, क्यों ना कहीं कुछ एक संगीत हो जाए? सुमधुर गीत सुनते हैं गीत। अरे हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। अरे हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी दौड़ तकिया दीना तेरी वे मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी दौड़ तकिया दीना तेरी वे मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। कितने सावन बीत गए, कितने सावन बीत गए, बैठी हूँ आस लगाए। जिस सावन में मिले सजनवा, वो सावन कब आए, कब आए। मधुर मिलन का ये सावन हाथों से निकला जाए। तेरी दो टकिया दीना तेरी वे मेरा राहों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी दो टकिया दीना तेरी वे मेरा राहों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी।
सोनाली, बारिश में भीगना किसे पसंद नहीं होगा? सभी को पसंद है भाई, पर बहुत संभाल के वहाँ पे हमें भीगना पड़ता है कि बीमार ना पड़ जाए, है ना? ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो रेनकोट डाल दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बरसते पानी में, वो पानी में पैरों से उछालना या उनकी छोटी छोटी साइकिलों को चलाना। तो हर बार मना करने के बदले एक दो बार उन्हें उनकी पूरी बरसाती पहना के, रेनकोट पहना के अच्छे से उनको छोड़ भी देना चल सकता है ना? ऐसा चल सकता है। वैसे अभी गुल्लक की बात चल रही है हमारी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बचपन का मनी बैग। वाह क्या बात है। उन दिनों मिट्टी के गुल्लक कुंभकारों द्वारा अच्छी तरह पकाए आते थे और उनके ऊपरी हिस्से में पैसा डालने के लिए एक छेद रहा करता था, लेकिन वो भी खरीद से बाहर की कीमत पर या दीपावली पर दिए लेते समय आते थे, इसलिए डिब्बे में पैसे रखने का शौक था। एक बार मुझे टाइफाइड का बुखार आया, मैं बेड पर सोए हुए पैसों के डिब्बे खनखनाकर संतुष्ट रहता था। 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, लेकिन माह भर से बुखार था और बहुत परहेज चल रहा था। रोटी की पापड़ी और परवल का चोखा पथ्य में दिया जाता था। एक बार लोग विजयादशमी का मेला देखने गए थे और मेरे देखरेख करने की अनदेखी कर रखा हुआ दही बड़े को भरपेट खाया। पिताजी की ही चिकित्सा चल रही थी। जब वो मेला से लौटे तो मुझे तेज बुखार था और देखरेख करने वाली की अच्छी खिंचाई हुई। ऐसा गुल्लक हुआ करता था। अब तो गुल्लक का नाम एक सीरियल भी आ रहा है। बहुत अच्छी यादें आपने साझा की है। तो यादें साझा करें या इसी के बारे में बात करें? एक संदेश और ले लें। हाँ। ये संदेश कहता है कि बचपन का ही नहीं, मैं तो अभी भी इस मनी बैंक को अपने पास रखती हूँ। गुल्लक में पैसे रखना मेरी बचपन की आदत है। डेली कुछ पैसे उसमें डालती हूँ और साल भर के बाद उसे तोड़ने में मजा आता है। एक उत्सुकता रहती है कि कितने पैसे जमा हुए हैं। हालांकि कुछ साल पहले मेरे घर में चोर घुस आए थे, ओहो, और मेरे 2 बड़े बड़े गुल्लक दूसरे सामान के साथ ले गए। लगभग 8 से 10 हजार रुपए थे दोनों गुल्लक मिलाकर। तब मैंने सोचा अब गुल्लक नहीं रखूंगी, पर आदत का क्या किया जाए, अब सिर्फ सिक्के ही रखती हूँ, बड़े बड़े रुपए उसमें नहीं डालती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसी बात हो जाती है घर में कि चोर आ जाते हैं और आप देखिए ना, आपका गुल्लक ही वो लेके गए। लेकिन एक बात इसमें ये बहुत अच्छी लगी, आपने 8-10 हजार रुपए इकट्ठे कर लिए। तो इसलिए हमें ये संदेश मिलता है इस मैसेज से कि भाई हमें गुल्लक में सिर्फ छोटे छोटे पैसे ही रखना है, जैसे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए इतने ही रखना है। बड़े बड़े नोट रखने के लिए बैंक है या आप कुछ ऐसी जगह पर घर पे रखिए जो कि बिल्कुल सुरक्षित हो, कि कभी ऐसी अनहोनी घटना हो जाए तो आपके मेहनत की जमा किए हुए पैसे कोई यूं ही उठाकर ना ले जाए। गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं, बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है, जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। बचपन की यादें और गुल्लक का महत्व, बचपन का खजाना। इसमें जमा किए हुए एक एक सिक्के की खनक में खिलौने, आइसक्रीम और साइकिल जैसे छोटे छोटे सपने छुपे होते हैं। ये बच्चों को छोटी उम्र से ही आय और व्यय यानी पैसा बचाने और खर्च करने के बुनियादी सिद्धांत सिखाने के लिए सबसे बड़ा मददगार है। और तोहफे की परंपरा अक्सर त्योहारों या जन्मदिन पर माता पिता और रिश्तेदारों से गुल्लक तोहफे में मिलता था, जो आज भी यादों में ताज़ा है। आधुनिक रूप में आजकल पारंपरिक मिट्टी के गुल्लक के साथ साथ लकड़ी के नक्काशीदार बॉक्स और पासवर्ड या डिजिटल लॉकर वाले प्लास्टिक के स्मार्ट मनी बैंक भी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय है। आजकल तो बहुत अलग अलग डिजाइन वाले मिलने लगे हैं गुल्लक। और देखो ना सोनाली, उसमें हर जमा सिक्का केवल धन नहीं होता, वो मेहनत, धैर्य, अनुशासन और सपनों का प्रतीक भी होता है, क्योंकि वो पैसा किसी ने कमाया है, मेहनत से कमाया है। और जब आप उसमें डालते हैं, वो या छोटा बच्चा जब डालता है तो वो एक अनुशासन भी सीखता है कि हाँ, मुझे अगर 5 रुपए मिले हैं तो ये सारे के सारे मैं डाल दूंगा, या 10 रुपए मिले हैं तो उसमें से आधा डालूंगा, आधा खर्च करेंगे। और एक सपने भी बुनते हैं बच्चे उसमें कि अब मेरे जब इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो फला खिलौना लाना है, या फला चीज मुझे जो पसंद है या जरूरत है वो मैं लेकर आने वाली हूँ। और ये जो है ना, ये आदत आज भी बच्चों को लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम ये भूलते जा रहे हैं ना ये सब बातें, कि गुल्लक, अब तो घर में शायद ही किसी के घर में गुल्लक दिखता होगा, पर ये गुल्लक की आदत है ना बच्चों को मिला। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में दादा दादी आए, नाना नानी आए, रिश्तेदार आए, तो जेब खर्च के लिए 1, 2 या 5 रुपए, 10 रुपए देते थे। वो बच्चे जो हुआ करते थे पैसों को संभाल कर अपने गुल्लक में डाल देते थे, और हर बार सिक्का गिनने की वो मधुर खनक मन में एक नई खुशी देती थी। धीरे धीरे जब सिक्कों की संख्या बढ़ती थी तो बच्चों के मन में उत्सुकता भी बढ़ती थी, दीपा, कि उनका गुल्लक में कितना धन जमा हो गया है। ये उत्सुकता उन्हें अनावश्यक खर्च से भी दूर रखती थी। बिल्कुल। और गुल्लक को देखो ना, सबसे पहले बचत का जो गुल्लक है बच्चों में सबसे पहले ये बचत का महत्व सिखाता है।
और ये भी समझाता है कि छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी पूंजी बन सकती है। अगर बच्चों को ये सिखाना है हमें कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो और फिर देखो एक दिन कितना बड़ा हो जाएगा, तो गुल्लक से बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है। एक हमारे साथी ने लिखा है, सही कहा, बचपन की बचत बैंक या मिनी बैंक कहिए, वो गुल्लक ही है जिसमें छोटे सिक्के से लेकर रुपया के छोटे मोटे नोट भी हम डाल सकते हैं, लेकिन निकाल नहीं सकते, ताला लगा हुआ होता है। गुजराती मुहावरा है जो इस गुल्लक के लिए लागू पड़ता है, टिप्पे टिप्पे सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है। बच्चों में बचपन से ही बचत की आदत डालने का सबसे पुराना तरीका है जो वित्तीय अनुशासन पैदा करता है। हमने भी बचपन में ऐसे गुल्लक बनाए थे। उस जमाने में हमारे घर कोई मेहमान आते थे तो जाते वक्त हम बच्चों को 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया हाथ में थमा देते थे, उसे हम सभी गुल्लक में डाल देते थे। वो दिवाली या जन्माष्टमी त्योहार पर खर्च करने के काम आते थे। बिल्कुल सही कहा। 1-1 रुपए जोड़कर बड़ी राशि तैयार करना, ये जीवन का उस वक्त का ऐसा अनुभव था सोनाली, जो आगे चलकर हमें आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। और यही आदत बड़े होकर बैंक में बचत करने या भविष्य की योजना बनाने या सोच समझकर खर्च करने की हमें प्रेरणा भी देता है। और दीपा, ये बात है ना कि गुल्लक धैर्य और संयम का भी पाठ पढ़ाता है कि आज की दुनिया में हर चीज तुरंत पाने की जो चाह बढ़ गई है, लेकिन गुल्लक हमें इंतजार करवाता है कि उसे भरने में कई महीने लगते हैं। और यही प्रतीक्षा बच्चों को ये समझाती है कि सफलता और उपलब्धि समय तथा निरंतर प्रयास से मिलती है। एक संदेश कहता है कि दिवाली की खरीदारी में गुल्लक भी आता था। हमें घरौंदा में जो भुना अनाज मिठाइयों से भरते थे वे खिलाते थे, उसके बदले में पैसा मिलता था, वही हम गुल्लक में डाल देते थे। आज का दिन शुभ है, लक्ष्मी बढ़ेगी, पर मुझे याद नहीं है कि कभी पैसे बढ़े, क्योंकि डालने के बाद निकलते निकलते मिट्टी की गुल्लक का मुंह बड़ा हो जाता था और पैसे ऐसे ही निकल जाते थे। और कभी कभी फोड़ना पड़ता था ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल और सही कहा। एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बच्चों के लिए केवल पैसे जमा करने की जगह नहीं, बल्कि उनकी छोटी छोटी इच्छाओं जैसे खिलौना या पसंदीदा चीजें खरीदने को पूरा करने का साधन और एक प्यारी यादों का पिटारा होता था। और देखो, हाँ, एक और संदेश पढ़ लीजिए। एक साथी ने लिखा है, गुल्लक जिसे पिगी बैंक भी कहते हैं, मिट्टी या धातु या प्लास्टिक से बना हुआ छोटा पात्र होता है जिसका उपयोग छोटे सिक्के और पैसे जमा करने के लिए किया जाता है। ये विशेष रूप से बच्चों में बचत की आदत डालने का एक पारंपरिक और लोकप्रिय साधन है। और देखो सोनाली, वक्त कहता है अनुशासन, क्योंकि हमें भी सीखना है। तो एक अंतराल के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। अंतराल के बाद हम फिर आ चुके, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीपा माहेश्वरी और सोनाली पाठक। चलिए, एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन की गुल्लक हमारे लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं थी। उसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि गर्मियों की छुट्टियों में खाई जाने वाली बर्फ की चुस्की, मेले से खरीदी जाने वाली मनपसंद गाड़ी और दोस्तों के साथ मिलकर बांटी जाने वाली टॉफियों की उम्मीदें जमा होती थी। जब कभी गुल्लक भर जाती और उसे तोड़ने का वक्त आता तो दिल में एक अजीब सी खुशी और थोड़ी सी मायूसी दोनों एक साथ होती थी। गुल्लक के टूटने पर फर्श पर बिखरे हुए सिक्के किसी खजाने से कम नहीं होते थे। उस वक्त हमें ऐसा लगता था ना कि अरे हम तो कितने अमीर हैं, हमारे पास कितने सारे पैसे हैं। बिल्कुल। और बच्चों को वित्तीय साक्षरता और धैर्य सिखाने का ये पहला माध्यम भी है। त्योहारों से जुड़ाव, और हमारे देश में दीपावली के त्योहार पर लक्ष्मी पूजन के समय नई मिट्टी की गुल्लक खरीदने और उसकी पूजा करने की परंपरा है। भावनाएं बच्चे बचपन में गुल्लक को हिलाकर सिक्कों की
खनक सुनना और उसके भरने का इंतजार करना बच्चों के लिए ये एक अनूठा आनंद होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है। एक हमारे साथी ने लिखा है, गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये एक पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। इसी तरह की बातें हमारे सारे श्रोताओं ने लिखी है और बहुत सुंदर सुंदर गुल्लक से जुड़ी हुई यादें संजोई हुई है। पर आप क्या करना है दीपा? हमें तो एक गीत सुनना है, तो सुनवाते हैं गीत। ओ बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, ओ तुमको मुझसे प्यार है, हाय, बागों में बहार है। देखो मुझे सैया बोलो तुमको इकरार है, हाँ है, फिर भी इनकार है, हाँ है, ओ तुमको मुझसे प्यार है, ना 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 हाय, बागों में बहार है। सहूंगी छुप के पिया तेरे मन में रहूंगी, तुमने कहा था मैं सौ दुख सहूंगी छुप के पिया तेरे मन में रहूंगी। मैं सब कहूंगी लेकिन वो ना कहूंगी तुमको जिसका इंतजार है, फिर भी तकरार है, ओ तुमको मुझसे प्यार है, ना 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 ना, ओ बागों में बहार है। अच्छा चलो छेड़ो आगे कहानी, होती है क्या बोलो प्यार की निशानी। अच्छा चलो छेड़ो आगे कहानी, होती है क्या बोलो प्यार की निशानी। बेचैन रहती है प्रेम दीवानी, बोलो क्या दिल बेकरार है, मुझ पे एतबार है, जीना दुश्वार है, आज सोमवार है, अरे बाबा है, तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 ना। भाई हमें तो हमारे श्रोताओं से और श्रोताओं को हमसे प्यार है। और हमेशा रहेगा। हाँ बिल्कुल। गुल्लक की बात जब हो रही थी ना, एक बहुत सुंदर मैसेज आया है कि गुल्लक की बात से एक बहुत ही भावुक करने वाली बात याद आ गई। 4 साल पहले हमारे घर साइकिल पड़ी थी, 4 साल पहले, और सभी बच्चे स्कूल खत्म करके बाहर पढ़ने चले गए थे, तो हमने उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया। और एक दिन एक आदमी आए और बात हुई, और जब उन्होंने पैसा निकाला, मतलब सारी बात तय हो गई होगी पैसों की, तो उन्होंने जब पैसा निकाला तो सिर्फ 10, 20 और 5 के सिक्के थे। मेरे देवर ने पूछा कि इतना पैसा तुम कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी सब जमा करके रखी थी साइकिल लेने के लिए। हमारे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकला, हमें ऐसा लगा जैसे हम जड़ हो गए हैं। कितना भी उसने कहा कुछ पैसे ले लीजिए, मेरे देवर ने उसमें से सिर्फ 11 रुपए लिए और बोला कि अपनी बेटी को दे दो। फिर
से इसे गुल्लक में जमा करें और ये हमारा आशीर्वाद है। कितना भावुक कर गया ना ये संदेश। बिल्कुल, सचमुच मेरी तो आंख नम हो गई कि इस तरह से भी, यानी देखिए यहाँ पर ऐसा विरोधाभास है कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पैसों की कदर नहीं होती और कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है, इतने सारे पैसे जमा करना पड़ता है। बिल्कुल। और हम अपने, ये हमारे ऊपर होता है सोनाली कि हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, किस तरह की परवरिश कर रहे हैं। कहीं देखिए ना, बच्चे छोटी सी बात बिल्कुल मान जाते हैं, वो हम जैसा कहते हैं वैसा सुन लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने में आता है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद पर एकदम अड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस बारे में संदेश लिखा है। ये पहला संदेश मैं पढ़ रही हूँ कि मुझे ये कहना है, बच्चे जिद कभी कभार ऐसी जिद कर देते हैं जिन्हें पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ना पूरी करो तो बच्चे घर में तूफान मचाकर बैठ जाते हैं और पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। लेकिन बच्चों की हार जीत को पूरी करना चाहिए, ये जरूरी नहीं। बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो जिस चीज की जिद कर रहे हैं वो कितना जरूरी है या कितना नहीं, उन्हें यह करना चाहिए या नहीं, ये बात उन्हें समझा देना चाहिए। और अगर कभी कभी वो ना माने तो उन्हें थोड़ा सा, आप स्ट्रिक्ट भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कड़क होकर के उन्हें ये बात समझाना बहुत जरूरी है। और बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं ना दीपा, वो हमें ऐसा लगता है कि मासूम है, उन्हें क्या पता है, पर उनकी नजर सब तरफ रहती है। कभी ऐसा होता है ना कि हमने पैसे निकाले बैंक से और ऐसे ही रख दिए, और फिर ऐसे ही हम बार बार करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हमारे घर में तो बहुत पैसे हैं, या फिर हमारी मम्मी भी तो ऐसे ही बिना सोचे समझे सामान लेकर आती है, या फिर हमारे यहाँ तो फिर हमारे लिए ही क्यों अनुशासन है। तो पहली पहल तो हमें करना चाहिए कि बच्चों के सामने हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही बच्चे ने इतने ज्यादा जिद्दी बन जाते हैं और फिर हम सिर्फ बच्चों को दोष देते हैं, पर उसमें कुछ कारण हमारा भी होता है कि हम उनकी परवरिश कैसे कर रहे हैं। एक साथी ने लिखा है दीपा कि बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे नटखट जिद करते हैं जैसे खिलौनों के लिए, तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सभी के लिए सुखद अनुभव होता है। लेकिन बड़े बच्चे अगर ऐसी जिद करने लगे तो उनके हित में ना हो, तो माता पिता और घर के बड़ों को समझाकर साफ मना करना चाहिए। हमारे बच्चे जब से नर्सरी क्लास में स्कूल जाने लगे तभी से सभी ने हमारा सम्मान करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वस्तुओं की ही डिमांड करते हुए आज भी उनकी यही सोच है और जिद नहीं करते। कितने संस्कारी बच्चे हैं। बिल्कुल, देखो ना। और इसी तरह से एक और संदेश है कि राजहट, त्रियाहट और बालहट तीनों ही जिद मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और आगे कहती हैं कि भगवान प्रभु कृष्ण चंद्रमा को ही लेने की बात ठान बैठे थे। तब माता यशोदा ने अपनी बुद्धि से उनकी जिद को पूरा करने के लिए आंगन में थाली में पानी भर कर रखा और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया और बोली कि ये ले लो। तो बच्चों का जिद्दी होना उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा है। इसे संभालने के लिए चिल्लाने या डांटने के बजाय शांत रहना चाहिए। उन्हें आदेश देने के बजाय विकल्प दें। पहले अपना होमवर्क कर लो, तब टीवी देखना, या पहले दूध पी लो, तब तुम्हें चिप्स मिलेंगे। और उनकी बात सुनने के बाद उन्हें तर्क से समझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी जरूरी है कि आप हर बार अगर वो चिप्स की जिद करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप बोलो कि पहले आप होमवर्क करो फिर चिप्स देंगे। चिप्स उनको खाना उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सामग्री लिखी होती है उस पैकेट में पीछे वो उनको समझाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल उनका इस पे कोई कंट्रोल कहीं भी कुछ भी नहीं है, वो उठा करके चिप्स लेते हैं। ये वाकई में एक अलग विषय जो कि विचारणीय है। जी, एक साथी ने लिखा है कि वाह क्या कहने उस जिद के, भाई गुल्लक पर जीने के अभ्यस्त होकर उसके पैसे खर्च करने की छूट नहीं थी। यदि जिद की भी जाती तो भली भांति समझाया जाता था और जिद को पूरी नहीं करने के उद्देश्य से गुलाब जामुन तक घर में बनवाया जाता था और केवल भुनी हुई मूंगफली ही पिताजी खरीद लाया करते थे। इतने सख्त और अनुशासन प्रेमी थे, जबकि बच्चों के जिद को पूरे करने के लिए माँ यशोदा ने तो थाली में ही चांद को उतार दिया था। ठीक उसी तरह जिद को ठोक ठाक कर ही उसके विकल्प स्वरूप ही पूरे होने वाली जिद को ही तरजीह दी जाती रही है। इन्होंने कहा है कि भाई हर समय बच्चों की जिद पूरी करना जरूरी नहीं है, जहां पर तुम्हें योग्य है। और ये भी बात है ना कि अगर बच्चों ने जिद की है ना तो हम तुरंत ही उन्हें बोल देते कि हाँ 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 कर देंगे हम। तो ऐसा भी नहीं करे, सोच समझ के उनसे वादा करना। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं और बहुत सतर्क और हाँ सब जानकारी लिए हुए होते हैं। एक संदेश ये भी आया है सोनाली, ये कहते हैं कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी जिद करते हैं, जो ज्यादातर अपने अनुचित मांगे पूरा करवाने के लिए जिद करने के लिए रूठ जाके या गुस्सा होके या जोर से चिल्लाने वाली जैसी उनके ये मुख्य लक्षण होते हैं। कभी थकान, कभी खराब स्वास्थ्य या कभी तनाव के कारण भी
चिड़चिड़ापन आ सकता है। हाँ, बड़ों में ये आ सकता है, लेकिन चूंकि बड़े, क्योंकि घर के बड़े हैं, वो बार बार अगर इस तरह से करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि अगर बड़े ही इस तरह से चिड़चिड़े हो रहे हैं या जिद कर रहे हैं तो आप हम छोटों को क्या समझाएंगे। तो बड़ों को भी यहाँ पे बड़ा संभल रखना पड़ता है। और जो ये ना जिद्दीपन का जो गुण है ना, ये बचपन में ही जिसका पनप जाता है तो फिर आगे जाके वो बढ़ते ही जाता है कि हाँ। बचपन में माँ ने नहीं सुना तो दादी ने बात पूरी कर दी, पिताजी ने नहीं सुना तो दादाजी नाना जी ने जिद पूरी कर दी, नहीं तो बुआ ने जिद पूरी कर दी। तो फिर जो बच्चों को मालूम होता है, बड़े स्मार्ट होते हैं बच्चे, उन्हें मालूम होता है कि अभी इनने नहीं की ना तो उनसे मांग लेते हैं। हाँ। और ऐसे करते उनका जिद्दी स्वभाव बन जाता है। वो बड़ेपन होने के बाद में तो और भी बढ़ते जाता है। एक साथी ने लिखा है कि बच्चे जिद वाली बात चली है बच्चों की, तो मैं बचपन में बहुत जिद्दी था। गर्मी में कोट पहना था, एक बार माताजी गर्म कोट छुपा दिया तो मैं रोने लगा। जिद पकड़ ली कि कोट पहनाया गया, तब मैं चुप हुआ। बचपन से मुझे कोट अच्छा लगता था और मैं सर्दी के मौसम में पहना था जब मैं 7 साल का था। तो यानी ये तो- सर्दी के जो मोटी कोट होते हैं वो भी गर्मियों में- गर्मी में पहनना इस तरह की जिद करने लगे थे। तो भाई कहीं पे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ये माहौल में गर्मी ना हो जाए, थोड़ी सी ठंडक लेकर आते हैं। सुनते हैं। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। बैठी थी चुपचाप यूं ही दिल की कली चुन के मैं, बैठी थी चुपचाप यूं ही दिल की कली चुन के मैं। दिल ने ये क्या बात कही रह न सकी सुन के मैं जो चली दिल ने कहा और जरा झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। आज तो मैं अपनी छवि देख के शर्मा गई,
और ये ठंडी हवा में डोलते डोलते कहाँ पहुंच गए हम एक ऐसे शहर में पहुंच गए जहाँ पर हमारी सखी ने कहा है कि अब हमारे शहर में अभी इतनी बारिश नहीं हो रही है, तो हो जाएगी बस थोड़े ही दिन में, इधर का पानी उधर भी चला जाएगा। वैसे एक साथी ने लिखा है कि हम बचपन में इतने नटखट थे, इतने शरारती थे कि गुल्लक के जो नोट ऊपर आ जाते थे ना, तो हम चिमटे से निकाल लेते थे। ये देखिए, ये भी बड़ी खूब एक तरकीब है कि कहाँ से क्या क्या चीजों की में दिमाग चल जाता है सबका। और देखिए हमें भी एक आइडिया मिल गया कि पतली सी चीज कोई निकालनी हो तो चिमटे का इस्तेमाल किया दिया जाए। हमारे एक पहचान वाले थे, तो उनके घर में ना एक ऐसा डिब्बा आता है ना, जैसे रबड़ी वाला, जो खीर बनाने में वगैरह इस्तेमाल करते, तो उसमें वो उनकी मम्मी ने कहा था कि त्योहार के दिन ही खोलना है। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें सुई डाल दी उसमें और छोटा सा छेद कर दिया और उसे मुंह में लगा लगा के वो पीने लग गए थे। ऐसी भी शरारत होती है। और एक जिद की बात पर हमारी एक बहन ने लिखा है कि इस बार गर्मियों में हम सास बहू ने मिलकर थोड़े चिप्स बनाए हैं, बस इसलिए कि कभी बच्चे अगर जिद करते हैं तो घर में ही इसे तल कर एयर फ्रायर में भून कर दे दिया जाए। तो ये बात सही है कि आप बाजार के वो पैकेट के बदले में अगर आप ये घर में ही तल लें तो भी कोई उसमें बुराई नहीं है, या एयर फ्रायर में आप उसको फ्राई करके दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा एक विकल्प है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और बारिश की जो बात हम कर रहे थे ना सोनाली, तो हमारी एक सखी ने लिखा है कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, लौटते समय बड़ी तेज बारिश आई और सारा ट्रैफिक बहुत जल्दी सब लोग भागे जा रहे थे। मुझे भी लौटना था, बारिश की वजह से सड़क फिसलने वाली हो रही थी, तो मैंने ओला की, मतलब उन्होंने कैब बुक कर लिया था और जल्दी से बैठकर वापस आई। बार बार ऑटो वाले से धीमे चलने को कह रही थी कि कहीं फिसलने में कहीं गाड़ी स्किड कर जाती है तो वो ना हो। तो अपना ध्यान रखना है। एक हमारे सखी ने लिखा है कि बारिश के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क यातायात सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अत्यधिक सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। मानसून के दौरान सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे सड़क यातायात नियंत्रण प्रभावित होता है। हेडलाइट्स चालू रखें। भारी बारिश में दृश्यता कम होने पर लो बीम हेडलाइट्स का प्रयोग करें। वाइपर्स की जांच शुरू करें। यात्रा शुरू करने से पहले विंडशील्ड वाइपर्स सही ढंग से काम करने की पुष्टि करें। और इन्होंने कहा कि कार के शीशों पर जमी भाप को हटाने के लिए भी डीफॉगर ऑन करें। और सबसे जरूरी बात है कि जो बारिश में जो मैनहोल खुले रहते हैं तो संभल के चले। बहुत सारे लोग मोबाइल देखते हुए चलते हैं। तो अभी भी ये जबकि इतनी बातें और इतनी घटनाएं हम देख लेते हैं, फिर भी इस बारे में हम थोड़े से हल्के में ले लेते हैं, इस चीज को केयरलेस हो जाते हैं। तो लापरवाही ना बरते। जब भी रास्ते से पैदल चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल भी हमें सड़क का ध्यान रखना है कि कहाँ पर गड्ढा है, तो ऐसा ना हो कि हम उस गड्ढे में गिर जाएं। बिल्कुल। और अभी क्या कर सकते हैं? गाना सुनते हैं। ये तन्हाई हाय रे हाय जाने फिर आए ना आए, थाम लो बाहें। ये तन्हाई हाय रे हाय जाने फिर आए ना आए, थाम लो बाहें।
बारिश में कहीं कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसका बाहें थाम लीजिए, उसके हाथ पकड़ लीजिए, या कहीं ऐसा लगता है कि किसी के साथ की ज़रूरत है तो अपना हाथ आगे कर दीजिए, है ना? बिल्कुल, इसी का नाम तो जिंदगी है। जी बिल्कुल। और इसी ये साथ में ही हर मौसम बड़े प्यार से निकल जाता है। बिल्कुल, ऐसी सोच हो ना तो ये मौसम क्या, जिंदगी ही बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ बात जाती तो है। बिल्कुल सही कही। संदेश पढ़ रही हो ना? जी, बारिश के दिनों में रोड पर जब भी हम निकले तो अच्छे से देख कर चले, कहीं रोड में गड्ढा तो नहीं, कोई मेन होल तो नहीं खुला, कहीं कोई बिजली के करंट या खंबे में से तो पानी नहीं आ रहा है। अगर आपको पता चलता है तो तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा करके विभाग को खबर करना चाहिए। यात्रा करते समय ट्रैफिक नियम की कुछ बात लिखते रहे। और उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने जो साथी है उनकी मदद करते रहिए कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वायर कहीं लटका हुआ है, कहीं पेड़ कोई गिरने वाला है तो उसकी भी जानकारी तुरंत देना चाहिए। कि कोई अगर बिल्डिंग ऐसी है कि दिख रही है कि उसमें दरारें दिखने लग गई है या टाइल्स गिरने लग गए हैं उसके, तो इससे हमें दूसरों को सचेत करना बहुत जरूरी है। और एक संदेश कहता है कि हम जहाँ पर रहते हैं, रोज आना जाना करते हैं, तो हमें वहाँ पता होता है कि रास्ते पर कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ ब्रेकर है। तो जब हम किसी नए शहर में जाते हैं या कोई अन्य शहर में जाते हैं तो बारिश में संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि रास्ता कैसा है, वो रोड जहाँ पे हमें रोज का आना जाना है वो कैसा है। तो उस वक्त आप जरूर इस मौसम में ख्याल रखिए। एक साथी ने लिखा है कि बारिश शुरू होने पर सड़कें सबसे ज्यादा फिसलन भरी हो जाती है, क्योंकि पानी जमा हुए तेल, ग्रीस और धूल के साथ मिलकर टायरों की पकड़ को कम कर देता है। यहाँ तक कि पानी की पतली परत होने पर भी, खासकर बारिश के पहले कुछ मिनटों में हाइड्रोप्लानिंग हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही और आप गाना सुनते हैं, चलिए। इखलाती और बन
सोनाली देखिए, अब वक्त तो वाकई में हो चुका है सयोनारा यानी कि बाय कहने का, पर विदा उससे लेने पहले का। श्रोताओं को हम धन्यवाद कहेंगे, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे। इसी तरह कमेंट्स लिखते रहिए, विविध भारती से जुड़े रहिए और सखी सहेली सुनते रहिए। और अब हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली सखी सहेली